ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने पूरी जिंदगी सच की तलाश में बिता दी, लेकिन जब सच मिला तो उसकी दुनिया ही बदल गई। फ्रेडरिक नीत्शे दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिकों में से एक। नीत्शे ऐसा ही एक इंसान था। उसकी जिंदगी, उसके विचार, उसकी तन्हाई और उसका दर्द, सब कुछ ऐसी कहानी है जो जितनी सच्ची है उतनी ही दिल को छू लेने वाली थी। नीत्शे का नाम सुनते ही लोगों को उसकी किताबें, उसके विचार और उसका मशहूर वाक्य "गॉड इज डेड" ये वाक्य याद आ जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नीत्शे की आखिरी यात्रा कितनी दर्द भरी, लेकिन दरअसल इंसानियत से भरी हुई थी। आज हम नीत्शे की अंतिम यात्रा पे चलेंगे, एक ऐसे मुसाफिर का आखिरी सफर जिसने खुद को भी समझने की कोशिश की और खुद के साथ-साथ दुनिया को भी समझने की कोशिश की थी। नीत्शे के जीवन और विचारों के बारे में मैंने पहले कई लेक्चर्स दिए हैं। बहुत थोड़े में मैं उनका रिकैप कर देता हूँ ताकि आपके ज़हन में तमाम बातें ताज़ा हो जाएँ। जैसा कि मैंने बताया था, नीत्शे का बचपन बहुत साधारण था। उनके पिता पादरी थे और माँ धार्मिक थीं, लेकिन नीत्शे का दिमाग हमेशा सवालों से भरा रहता था। वो बचपन से ही थोड़ा अलग सोचते थे, थोड़ा अलग देखते थे। स्कूल में, कॉलेज में और फिर यूनिवर्सिटी में नीत्शे हमेशा सबसे आगे रहते थे, लेकिन उसके बावजूद वो दिल से हमेशा अकेले ही रहे। कभी कोई सच्चा जीवन साथी उन्हें नहीं मिल पाया। कभी-कभी लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अकेला वो इंसान होता है जो सबसे ज़्यादा सोचता है। अगर सोचना बंद कर दिया जाए तो शायद किसी के भी संग साथ को स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन जब इंसान सोचता है तो अपने संगी साथी को अपनी सोच की कसौटी पे कसने लगता है। तब तमाम लोग, तमाम रिश्ते फेल हो जाते हैं। नीत्शे ने बहुत छोटी उम्र में ही ग्रीक और लैटिन भाषाएं सीख ली थी। उनकी पढ़ाई में गहराई थी, लेकिन दिल में खालीपन था। शायद यही खालीपन उन्हें जीवन भर सालता रहा, सताता रहा। नीत्शे का शरीर बचपन से ही कमजोर था। सिर दर्द, आंखों की परेशानी, पेट दर्द, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। अक्सर वो अपने कमरे में अकेले बैठे रहते, किताबों में डूबे रहते। उनकी बीमारी ने उन्हें और भी अकेला कर दिया था। कई बार बदन की बीमारी छोटी होती है, लेकिन रूह का अकेलापन बड़ा हो जाता है। नीत्शे ने अपनी बीमारी के बावजूद लिखना नहीं छोड़ा। उन्होंने द स्पोक जरथुस्त्रा, बियॉन्ड गुड एंड इविल, द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी जैसी अनेक किताबें लिखी जो आज भी दुनिया की सबसे चर्चित दार्शनिक ग्रंथ यानी फिलॉसफी की किताबें मानी जाती हैं। नीत्शे की जिंदगी में दोस्त बहुत कम थे। उनका सबसे करीबी दोस्त था पॉल री और एक महिला थी, लू सालोम। नीत्शे ने लू से प्यार किया, लेकिन लू ने उसे महज दोस्ती तक ही सीमित रखा, जिससे नीत्शे का दिल टूट गया और उनकी तन्हाई और भी गहरी हो गई। सच बात तो यह है कि दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक भी अपना दिल टूटने से नहीं बचा पाते। नीत्शे की दोस्ती भी धीरे धीरे छूटती गई। उनके विचार इतने अलग, इतने मुख्तलिफ थे कि लोग उनसे डरने लगे। वो अकेले होते गए, लेकिन उनके विचार और गहरे होते चले गए। देखिए, 1889 का साल था। तब नीत्शे की उम्र 45 साल थी। उस समय वो इटली के ट्यूरिन शहर में रह रहे थे। उनकी तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब थी, लेकिन दिमाग में तूफान चल रहा था। वो रोज सड़कों पर घूमते, सोचते, लिखते, खुद से बातें करते रहते। एक सुबह जब ट्यूरिन की गलियां धुंध से भरी हुई थीं, नीत्शे एक चौक से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा एक कोचवान अपने घोड़े को बेरहमी से पीट रहा है। घोड़ा थक गया था, चल नहीं पा रहा था, गिरने ही वाला था, लेकिन कोचवान उसे लगातार पीटे जा रहा था। तभी अचानक नीत्शे दौड़ पड़े।
दौड़कर घोड़े के पास गए और उसे कसकर गले लगा लिया। नीटशे की आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे कि वो घोड़े से कह रहे हों, तुम्हारा दर्द मेरा है। वो बहुत देर तक घोड़े को गले लगाए वहीं खड़े रहे। उस पल के बाद नीटशे की दुनिया बदल गई। लोग कहते हैं कि वो पागल हो गए। वो चुप रहने लगे, बोलना भूल गए, लिखना भूल गए। उनकी माँ और बहन ने उनकी बहुत देखभाल की, लेकिन उस रोज घोड़े को गले लगाने के बाद नीटशे के दिल का ग्लेशियर मानो टूट गया था, पिघल के बह गया। नीटशे उस रोज के बाद फिर कभी पहले वाले नीटशे नहीं बन पाए। पुराना नीटशे कहीं खो गया था। जिस इंसान ने पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश की थी, वो खुद अपनी ही दुनिया में कहीं खो गया था। नीटशे के आखिरी 10 साल लगभग पूरी तरह चुप्पी और मानसिक बीमारी में बीते। वो कभी हंसते, कभी रोते, कभी दीवारों से बातें करते। उनकी आंखों में कभी-कभी अजीब सी चमक आ जाती थी, जैसे वो किसी और दुनिया में चले गए हों, जैसे वो किसी और दुनिया से घूम के वापस आ गए हों। कुछ लोग कहते हैं कि नीटशे के अंतिम बरसों की ये दास्तान दरअसल एक फिक्शन है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये असल घटना थी। ये क्या था, इस पे विवाद बना रहता है, पर इस पर फिल्में बन चुकी हैं, किताबें लिखी जा चुकी हैं और इसके पक्ष में कई तर्क इकट्ठा किए जाते रहे हैं। इस घटना को आधार बनाकर एक महान फिल्म भी बनी है, द ट्यूरिन हॉर्स। इसके डायरेक्टर हैं महान फिल्म मेकर बेला टार और इस फिल्म को लिखा है आज की तारीख में दुनिया के सबसे बड़े राइटर्स में से एक लास्लो कृष्णहोरकाई ने, जिन्हें 2015 में इंटरनेशनल बुकर अवार्ड मिला था। ये अद्भुत फिल्म है, आप खोज कर देखिएगा। उसमें नीटशे और इस घोड़े की ये कहानी थोड़ी सी दिखाई गई है। नीटशे के आखिरी बरसों की ये कहानी अपने आप में एक बहुत बड़ा सिंबल है। आज उसी सिंबल पे बात करूंगा। सवाल उठता है, क्या नीटशे द्वारा घोड़े को गले लगाने का कुछ मतलब था? क्या वो सिर्फ एक पागलपन का क्षण था या फिर नीटशे की पूरी जिंदगी का सार था? एक बात जो मेरी समझ में आती है वो ये कि घोड़ा हर उस इंसान का प्रतीक था जो बोझ से दबा हुआ है, जिसे दुनिया समझ नहीं पाती। नीत्शे ने घोड़े को गले लगाकर मानो खुद को गले लगा लिया। बोझ से दबे हुए हर इंसान को गले लगाया। हम खुद अपने बोझ के तले दबे रहते हैं, समाज की, परिवार की, अपनों की, परायों की, तमाम लोगों की उम्मीदों के बोझ तले हम दबे रहते हैं। नीत्शे ने घोड़े को गले लगाकर एक तरह से हम सबको गले लगाया, अपने आप को गले लगाने का रास्ता बताया। नीत्शे ने महसूस किया कि दुनिया का दर्द हमारा अपना दर्द हो सकता है। देखिए, ये बातें नीत्शे की फिलॉसफी के थोड़ा उलट हैं। नीत्शे ने अपनी किताबों में दया यानी पिटी को कमजोरी बताया था। उन्होंने कहा था कि दया इंसान को कमजोर बनाती है, लेकिन देखिए, उस दिन वही दया उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। ये विरोधाभास है, ये पैराडॉक्स है, लेकिन जीवन में पैराडॉक्स का, विरोधाभास का बड़ा महत्व होता है। कई बार हमारे किरदार की सच्चाई इसी पैराडॉक्स में छिपी हुई होती है। नीत्शे के जीवन की यह घटना ये बता देती है कि चाहे उन्होंने जितनी भी सख्त बातें लिखी, दिल उनका कोमल था। हम तो बार बार कहते आए हैं कि नीत्शे फिलोसोफर से ज्यादा एक पोएट थे, एक कवि थे। पिटते हुए घोड़े को गले लगाकर नीत्शे ने एक तरह से अपने कवि रूप का मुजाहिरा किया था। आखिर दार्शनिक बेइंसान होते हैं, पत्थर का टुकड़ा थोड़े ही होते हैं। उनकी किताबों से बड़ा उनका दिल होता है। नीत्शे के आखिरी साल उनकी माँ और बहन की देखभाल में बीते। वो बोलना भूल गए थे, लेकिन कभी-कभी उनकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती थी। वो वर्ष 1900 में वो चमक हमेशा हमेशा के लिए खो
खो गई। नीत्शे की मौत एक दार्शनिक की हार नहीं थी, बल्कि वो एक इंसान की जीत थी, जो आखिर में अपने सबसे बड़े विरोधाभास को गले लगा के जाता है। उसने घोड़े को गले लगाकर दुनिया को दिखा दिया कि दया, करुणा और इंसानियत ये सब किसी भी फिलॉसफी से बड़े हो सकते हैं। नीत्शे के आखिरी दिनों की इस कहानी का एक रिश्ता दोस्तोवस्की से भी बनता है। बड़ा दिलचस्प रिश्ता है ये। मैंने कहा ना, कई लोगों को लगता है कि नीत्शे के आखिरी बरसों की ये कहानी बस एक फिक्शन है, तो कुछ लोग उसको अलग अलग तरीकों से, अलग अलग तरह से विश्लेषित करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं कोशिशों के तहत उनकी कहानी, यानी नीत्शे की कहानी और दोस्तोवस्की की कहानी में ये अद्भुत समानता दिखाई पड़ती है। दोनों की कहानियों में दो अलग अलग घोड़े हैं, लेकिन दोनों का दर्द एक ही है। फ्योदोर दोस्तोवस्की के नॉवल क्राइम एंड पनिशमेंट में एक सीन है जिसमें रस्कोल्निकोव को एक बेहद डिस्टर्बिंग सपना आता है। एक कोचवान अपने घोड़े को बेरहमी से पीट रहा है, जिसके कारण घोड़ा मरने की कगार पे पहुंच जाता है। सपने में रस्कोल्निकोव का दिल एकदम से टूट जाता है। इस सपने का असर नॉवल के बाहर भी रस्कोल्निकोव की मानसिकता पर पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि फ्योदोर दोस्तोवस्की ने क्राइम एंड पनिशमेंट में ये जो घोड़े वाला सपना लिखा था, वो उनकी खुद की जिंदगी से निकला था। असल जीवन में 15 साल की उम्र में दोस्तोवस्की ने सड़क पे देखा था, ऐसा कहते हैं कि उन्होंने सड़क पर देखा था कि एक कोचवान अपने घोड़े को बेरहमी से पीट रहा था। ये सीन दोस्तोवस्की के दिमाग में इस कदर छप गया कि बाद में उन्होंने इसे रस्कोल्निकोव के सपने के रूप में अपने नॉवल में लिखा। एक सवाल ये भी उठता है कि नीत्शे और रस्कोल्निकोव इन दोनों का किरदार क्या थोड़ा बहुत मिलता जुलता है? हाँ, थोड़ा सा तो मिलता जुलता है ही। देखिए, आपको पुराने लेक्चर्स याद होंगे, नीत्शे ने सुपरमैन की कल्पना की थी, सुपरमैन की थ्योरी दी थी। रस्कोल्निकोव ने भी नीत्शे से पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन के बारे में सोचा था। तो इस तरह इस मुद्दे पर आप इस पॉइंट पर देखेंगे तो नीत्शे और रस्कोल्निकोव के किरदार में थोड़ी सी समानता तो दिखाई देती ही है। अब रस्कोल्निकोव के सपने में जो आया था घोड़ा, वो समाज के दबे कुचले लोगों का प्रतीक है। वहीं नीत्शे ने जिस घोड़े को गले लगाया था, वो शायद नीत्शे की अपनी संवेदनशीलता का प्रतीक था। दोनों ही घटनाओं में एक सवाल उठता है, क्या हम दूसरे के दर्द को अपना बना सकते हैं? कुछ विद्वानों का मानना है कि नीत्शे का घोड़े को गले लगाना ये एक तरह का मिथ हो सकता है। देखिए, यह किस्सा सबसे पहले वर्ष 1900 में एक अखबार में छपा था, जहां एक पुलिस वाले ने एक रिपोर्टर को बताया था कि बरसों पहले इसी चौराहे पर ठीक इसी जगह पे एक पिट रहे घोड़े से नीत्शे चिपक गए थे। हालांकि उस घटना की कोई ठोस पुष्टि उस अखबार में नहीं छपी थी, कोई ठोस कंफर्मेशन नहीं छपा था। ये दोनों घोड़े दो अलग अलग चीजों का, दो अलग अलग मानसिकता का परिचय देते हैं। दोस्तोवस्की का घोड़ा समाज के शोषण का प्रतीक है, तो नीत्शे का घोड़ा मानसिक टूटन का प्रतीक है। दोस्तोवस्की का घोड़ा पीड़ित की छवि से निकलता है, दुखी की छवि से निकलता है, तो नीत्शे का घोड़ा सहानुभूति की मूर्ति से बनता है। यानी नीत्शे के भीतर सहानुभूति पैदा होती है घोड़े को लेकर के, तब वो दृश्य बनता है। दोस्तोवस्की का घोड़ा अपराध बोध जगाता है, यानी एक खास किस्म का गिल्ट जगाता है, तो नीत्शे का घोड़ा जो है वो दर्शन और मानसिकता, यानी फिलॉसफी और मेंटालिटी का टकराव दिखाने लगता है। एक घोड़ा है, दो कहानियां हैं, लेकिन दर्द की भाषा एक ही है। एक और सवाल उठता है, क्या नीत्शे ने दोस्तोवस्की को पढ़ा था? हाँ, बिल्कुल पढ़ा था। नीत्शे ने दोस्तोवस्की की किताबें पढ़ी थी और बहुत फेमस तरीके से कहा था कि दोस्तोवस्की अकेले ऐसे लेखक हैं जिन्हें पढ़कर
मैंने साइकोलॉजी के बारे में चीजें सीखी हैं। हो सकता है कि क्राइम एंड पनिशमेंट का घोड़े वाला सपना नीटशे के दिमाग में बस गया हो और एक दिन ट्यूरिन के उस चौराहे पर जब नीटशे की तबीयत बिगड़ गई हो, ट्यूरिन के उस चौराहे पर उनके साथ भी कुछ वैसा ही घटित हो गया हो, या फिर उन्होंने वैसी ही कहानी किसी को सुना दी हो। जो भी हो, सड़क पर मार खाते घोड़े को देख करुणा से भर जाना, दौड़कर उस घोड़े से लिपट जाना, उसे सहलाना, उसके बाद अपने होशो हवास खो देना, जिंदगी भर के लिए पागल हो जाना, इस घटना को आप विजुअलाइज कर लें तो ये आपके जहन पर भी हमेशा के लिए छप जाएगी। दर्द चाहे इंसान का हो या जानवर का, उसे महसूस करना ही इंसानियत है। ये कनेक्शन साबित करता है कि साहित्य और फिलॉसफी, लिटरेचर और फिलॉसफी कभी अलग नहीं होते, दोनों ही इंसान के दिल की धड़कनों से निकलते हैं। तो मित्रों, नीटशे की मौत पर आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मैं जल्द ही नीटशे के सारे लेक्चर्स को जोड़कर एक लंबा वीडियो बनाऊंगा ताकि सारी बातें आपको एक ही जगह एक ही वीडियो में उपलब्ध हो जाएं। तब तक आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए, उसका लिंक मैंने डिटेल में दे रखा है। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्ते।